हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन मैथमेटिक्स लेक्चर्स में आपका स्वागत है। और फाइनल रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की है जे एडवांस 2022 के लिए। और डे 9 में उसका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो 7 से ये क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 इज फॉर्म्ड विद द एलिमेंट्स -2 -1 0 1 2, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज स्क्यू। ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी ये इस टाइप में गिवन है 1/p - 1 पावर p। तो p का वैल्यू बताना है। तो 3 × 3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 9 एलिमेंट्स उसमें आ सकते हैं। और उन 9 एलिमेंट्स को अगर मैक्सिमम मैट्रिसेस हम बनाए हैं ना, मैक्सिमम, या फिर हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो वो तो कितने हो जाएंगे भाई। एलिमेंट्स आपके पास -2 -1 0 1 2, यानी कि 5 एलिमेंट्स है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स है 5। तो हर एक पोजीशन पर है ना, आप के पास 5 चॉइस हैं हर एक पोजीशन के लिए, है ना। ठीक है, तो टोटल 5 पावर 9 है ना। पहली पोजीशन पर भी 5 में से कोई भी एक डाल दोगे, दूसरी पोजीशन पर भी 5 में से कोई एक, फिर थर्ड पोजीशन पर भी 5 में से कोई एक, फिर फोर्थ पोजीशन पर भी 5 में से कोई एक, इस तरह से चलता रहेगा ना। टोटल 9 पोजीशन है ना, 9 एलिमेंट्स है। तो 9 में से 5 5 5 करके डाल देंगे, तो 5 पावर 9 आ जाएगा, है ना। अब फेवरेबल की बात की जाए ना, फेवरेबल जो हम प्रोबेबिलिटी जो हमको निकालनी है ना, वो ये निकालने की इसको सिमेट्रिक बनाना है हमको ना। फेवरेबल मैट्रिसेस कितने होंगे, फेवरेबल केसेस कितने होंगे। ठीक है, तो फेवरेबल केसेस निकालने के लिए हमको इसको सिमेट्रिक बनाना है। तो इसको सिमेट्रिक में होता है क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो 0 0 0 हो जाता है। बाकी जो नॉन डायगोनल होता है, जैसे अगर मान लो यहाँ पर कोई ए रखा होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका नेगेटिव कर दिया जाता है। मतलब कि AIJ इक्वल टू -AGI होना चाहिए। तो अगर मान लो कि हमने यहाँ ए की जगह 2 लिखा होगा, तो ऑटोमेटिकली -2 हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए के पास कितने चॉइसेस है, 5 चॉइसेस हो गई, -2 -1 0 1 2, है ना। अब उसके रेस्पेक्ट में ये जगह तो भरनी पड़ेगी हमको, ऑटो मतलब ये तो अपने आप आ जाएगी, है ना, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो ऑप्शंस बचते हैं, या तो हम इसको भर दें या फिर इसको भर दें, दोनों में से किसी एक को भर दो आप, है ना। अगर आप पहले इसको भर देते हो, तो ये वाली जो पोजीशन है वो अपने आप में फिक्स हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो हम, जो हमारे पास ऑप्शंस है, ये हम ऊपर वाले को भर देते हैं। ठीक है, यानी कि 1 2 3 हमारे पास चॉइसेस है। ठीक है, नीचे वाले अपने आप फिक्स हो जाएगी। ओके, तो इसको फिल करने का तरीका 5, दूसरे को भी 5 और तीसरे को भी 5, है ना। 5 में से कोई भी एक एलिमेंट आ जाएगा। तो 5 पावर 3 आ गए, ये तो फेवरेबल आ गए। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 5 पावर 3 डिवाइड बाई 5 पावर 9, यानी कि 1/5 पावर 6। और इसको जो इस वाली फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, उसमें लिख सकते हैं कि 6 - 1 पावर 5, तो 6 पावर 6। तो पी का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ओके, और पी का वैल्यू पूछा था, तो यहाँ 6 भर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पैसेज है क्वेश्चन नंबर 8 9 10, 3 सवाल इस पैसेज पर बेस्ड। पैसेज को पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि x <0 और a दिया हुआ है यहाँ पर x+1/x, इस तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स ये हमको नजर आ रहा है ना। डायगोनल मैट्रिक्स नजर आ रहा है, ए बी भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ए और बी 2 मैट्रिक्स हो गए। फिर उसमें पूछा है कि XYZ 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, जो कि ए बी के फॉर्म में लिखे हुए हैं। कैसे, x इक्वल टू लिखा हुआ है ए बी इनवर्स, फिर ए बी का -2, ए बी पावर में -3, इस तरह से ए बी पावर -n तक, ए बी पावर में -n तक। इन सब का सम करने पर x आ जाता है। y कैसे मिलता है, जो x है, जो n पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उस n को 10 टू इन्फिनिटी कर दिया तो हमको y मिल जाएगा। ठीक है, अब z कैसे मिलेगा, y इनवर्स। ठीक है, y का इनवर्स निकाला -2y। तो कुल मिलाकर के पहले x फाइंड आउट करना पड़ेगा, x फाइंड करेंगे तभी तो y मिलेगा, और जब y मिलेगा तभी z मिलेगा, है ना। बात समझ में आ रही इतना। फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ दिस दिस, है ना। ठीक है, तो पहले तो एक्स वाई जेड फाइंड कर लेना चाहिए हमको।
तो एक्स वाई जेड फाइंड करने से पहले इसमें ए बी की जरूरत पड़ेगी। तो ए बी क्या हो जाएगा, मतलब मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के लिए ए क्या है यहाँ पर, डायगोनल ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को लिख दो आप ऐसे, है ना, लिखा जा सकता है। ए को ऐसे, बी को आप लिख दोगे 5, है ना। और अगर इस एक्स से डिवाइड कर दें यहाँ पर, है ना, बी में, न्यूमेटर और डिनोमीटर दोनों को, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स बन जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर 3/x और यहाँ पर 1/4, यहाँ पर भी डायगोनल लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरह से लिख सकते हैं हम, है ना। तो देखो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी भी डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। दो डायगोनल मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो डायगोनल मैट्रिक्स ही आता है, सेम ऑर्डर होना चाहिए, है ना। और मल्टीप्लाई कर लो तो डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 3, भाई इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया 3, एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/x से ना, तो क्या बचेगा, ओनली 3 आ जाएगा। तो 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर 16 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, यानी कि 16/4 जो कि 4 बन जाएगा। इतना क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। ओके, तो ए बी हमको मिल गया। ये डायगोनल एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या, बाकी एलिमेंट 0 0 है ना, मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स दिखे हैं 5 3 4, बाकी एलिमेंट 0 0 है ना। तो डायगोनल में इन्वर्स कैसे निकालते हैं, अगर मान लो कि कोई डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिसेस है ना, उसके एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स d1 d2 d3 है, ठीक है। एक डायगोनल मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। और इसका अगर हमको डी इनवर्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, पूरा वो एडजेंट ऑफ डी ये सब मत करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करते हैं कि 1/d1 हो जाता है, फिर 1/d2, 1/d3। आप जो तरीका है हमारा एडजॉइंट निकाल करके फिर डिटरमिनेंट ऑफ जो मैट्रिक्स उससे डिवाइड करके, उससे भी सेम आंसर आता है ना। इनफैक्ट ये जो फॉर्मूला, मतलब ये जो ट्रिक बनाया है ना, ये जो ट्रिक बनाया हमने, ये वहीं से आया है, ठीक है। क्लियर है बात, ये वहीं से आया है। तो एक्स मिल जाएगा हमको। एक्स कैसे मिल जाएगा कि जो ए बी इनवर्स होगा वो बन जाएगा डायगोनल ऑफ, कितना है, 5 का उल्टा कर दो 1/5, 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4, ठीक है, 1/5। अब इसमें क्या होगा, बाकी जो ए बी पावर -2 है इन सबके एलिमेंट्स ऐड करते हुए चले जाओ। तो ए बी -2 में क्या हो जाएगा, 1/5 का आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। इस तरह चलता रहेगा ये, और कहाँ तक, 1/5 n तक चलता रहेगा। फिर ऐसे ही ये तो 1/5 आया, फिर इसी तरीके से सेम तरीके से 1/3 आ जाएगा यहाँ पर, 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर, है ना भाई, क्योंकि ये ए बी पावर -2 भी ऐड करना है ना, तो साथ में ऐड कर रहा हूँ मैं सबको। सब अलग अलग मैट्रिसेस है ये सब के सब डायगोनल मैट्रिसेस है ना, ठीक है। इस तरह से चलता रहेगा ये, और एंड में आ जाएगा 1/3 n। फिर यहाँ पे कितना था, लास्ट एलिमेंट 4 था, तो 1/4, 1/4 का स्क्वायर चलता रहेगा 1/4 n। ओके, ये तो x मिल गया हमको। इसको आप ऐड वो कर देना, ऐड कर देंगे, जीपी बन रहा है ये, तो उसको हम सोल्व कर लेंगे आगे, ठीक है। y देखो, y में क्या आ जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी है, मतलब इनफाइनाइट जीपी बन जाएगा, है ना। तो y अगर फाइंड आउट करें तो उसमें इनफाइनाइट जीपी बन जाएगा, उसको जब आप सोल्व करोगे इनफाइनाइट जीपी को, दैट विल बी 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5, है ना। फॉर्मूला आपको पता ही है, a/1 - r, a इज फर्स्ट टर्म, r इज कॉमन रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1/5 है, कॉमन रेशियो 1/5 है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इन्फाइनाइट जीपी, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। ओके, तो y इस तरह से मिल जाएगा हमको। फिर z अगर निकालना है तो z आ जाएगा y -1, फिर y इनवर्स -2y,
तो y का अगर इन्वर्स किया तो डायगोनल में बन जाएगा ये 4 2 3, है ना। इन्वर्स किया तो इनको उल्टा कर दिया मतलब, फिर ठीक है, फिर -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है तो उसको मैं ऐसे डायगोनल 1 1 1 लिख सकता हूँ, है ना। ठीक है, फिर इसको हम आगे सोल्व करके लिख सकते हैं कि डायगोनल और 4 -2, है ना। 4 ये आगे 2 भी मल्टीप्लाई में है तो इसका भी ध्यान रखना है। तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, और 3 -2 ये आ जाएगा 1। तो जेड इतना आ गया, जेड मैट्रिक्स इतना आया। तो हमको एक्स वाई जेड मिल चुका है। अब क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें पूछा गया है कि एक मिनट, पूछा गया है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ √5 वाई इनवर्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट अगर हम निकालते हैं कभी भी ना, डिटरमिनेंट ऑफ जो भी एडजॉइंट ऑफ अगर ए निकालते हैं, अगर 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए और उसके पावर कर देते हैं n-1। n क्या होता है, ऑर्डर होता है, तो n अगर 3 है तो 3 -1 2 आ जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर √5 और y माइनस इसका डिटरमिनेंट आ गया और ये आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, √5 को डिटरमिनेंट से अगर निकालेंगे बाहर तो √5 स्क्वायर तो है ही सही, और डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, यानी कि स्क्वायर तो है ही सही और एक 3 और आ जाएगा, है ना। 3 क्यों आया, क्योंकि ऑर्डर 3 है उसका। √5 को बाहर निकाल रहे हैं डिटरमिनेंट से। ठीक है, ये डिटरमिनेंट का साइन है ना। वाई इनवर्स को आप ऐसे लिख सकते हो कि 1/y डिटरमिनेंट ऑफ y और उसका स्क्वायर, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। तो √5 से यहाँ स्क्वायर कट जाएगा, 5 का क्यूब बनेगा तो 125 होता है। और y का डिटरमिनेंट यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से y का डिटरमिनेंट हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/3। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बट यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ऊपर लिख देता हूँ मैं 125 डिटरमिनेंट ऑफ जो हमको निकालना था। तो स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर आ जाएगा, 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको 5 का क्यूब लिख दो आप, है ना। 5 का क्यूब लिख दिया, कुल मिलाकर के बन जाएगा। अगर 5 का स्क्वायर में इसको तोड़ दें तो ये 5 फैक्टर का स्क्वायर इंटू 5 बन जाएगा, है ना, इंटू 5 आ जाएगा एक। तो 5 फैक्टर का स्क्वायर इंटू 5, यानी कि सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से सोल्व होगा। फिर 9 पे आता है, तो पूछ रहा है कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए वाई। ठीक है, तो ए वाई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए और वाई को। ए भी एक डायगोनल मैट्रिक्स था और वाई भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ए में लिखा है x+1/x, फिर x फिर 16। ठीक है, तो ए वाई इक्वल टू, मैं ट्रेस लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ए वाई को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो आप। तो x+1/x को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/4 से, फिर x था, ठीक है, और फिर 16 था। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और फिर 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। ठीक है, और ट्रेस मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम कर दो, तो सम कर दिया हमने। तो यहाँ पर कितना बनेगा अब, और x/4 हो जाएगा +1/4x। ठीक है, प्लस x/2 प्लस 16/3 इक्वल टू, और हमको करना क्या है यहाँ पर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए वाई। लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, इनका सम किया हमने, तो ये हो जाएगा 3x/4 प्लस 1/4x। ठीक है, और प्लस 16/3। इन दोनों में हम लगा सकते हैं am ग्रेटर देन gm, है ना, मिनिमम वैल्यू के लिए am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ठीक है,
तो वो लगाने पर किस किस में लगाएंगे, 3x/4 प्लस 1/4x में, ओनली इसमें लगाएंगे। तो इस ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 2, जो AM का 2 आता है अर्थमेटिक मीन का, और ज्योमेट्रिक मीन में इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3, ठीक है, और डिवाइड/4। इसमें 16/3 भी ऐड कर दो, तो √3/2 प्लस 16/3, तो √3 का वैल्यू होता है 1.732, डिवाइड/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 समथिंग कुछ आ जाएगा, और 0.81 समथिंग मान लो, ये 5.3 समथिंग आ जाएगा कुछ। तो इसको जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 6.1 समथिंग कुछ आएगा ये, ठीक है। तो अब ये 6 से तो बड़ा रहेगा, तो लिस्ट इंटर का वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 7, है ना, लिस्ट इंटर का वैल्यू हो जाएगी 7। ओके, तो 9 का भी आंसर हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन देख लेना आप, हो सकता है कहीं इधर उधर कुछ हुआ हो, बट ठीक है, इस तरह सोल्व करेंगे, तरीका यही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है। इसमें लिखा हुआ है कि ट्रेस ऑफ जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस डॉट 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 जेड पावर 10। ओके, तो जेड क्या आया था, जेड आया था हमारे पास डायगोनल 201, ठीक है। तो उनका अगर ट्रेस निकालें, ट्रेस ऑफ मतलब जेड, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, ये सब निकालना है हमको। तो हम क्या करते हैं कि डायगोनल एलिमेंट होता है भाई, उसी का स्क्वायर क्यूब जो भी करना है उसी का कर दो। तो सबसे पहले तो वहां पर जेड का अगर हम सम कर रहे हैं, है ना, ठीक है, तो अगर जेड का सम करोगे तो आप कितना कितना मिल जाएगा, 2 + 1 3, तो 3 मिल जाएगा। फिर जेड स्क्वायर का सम करोगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर अ, एक मिनट एक मिनट, क्या ये ऐसे होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, इसमें अलग अलग करके करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब जेड बनेगा ना तो डायगोनल में क्या जाएगा, क्या जाएगा, 2 0 1 इस तरह से आएगा। फिर डायगोनल ऑफ जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ जेड स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर का एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इस तरह से चलेगा। तो हम एलिमेंट्स का जब हम सम करेंगे तो 2 + 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब ना, इस तरह से चलता रहेगा 2 पावर 10 तक। फिर 0 भी चलता रहेगा 10 तक, 10 टाइम्स, है ना, बट सम तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली 1 + 1 स्क्वायर 1 पावर 10, है ना, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये जो 2 2 लिखा हुआ है, इसका सम तो ये हो जाएगा कि जीपी बन गए, और 2 पावर 10 - 1 डिवाइड बाई 1, जीपी का फॉर्मूला लगाया, और 0 + 10 आ गया, है ना। 1 कितनी बार है, 10 बार लिखा हुआ है। तो इसका सम किया तो 2 पावर 11 - 2 + 10, यानी कि 2 पावर 11 माइनस, माइनस नहीं +8, तो 2 पावर a + b वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया हमने, हाँ उसी फॉर्म में लिखा है। ए भी नेचुरल नंबर है, तो a + b का लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है, जो कि आ जाएगा 11 + 8 यानी कि 19। डी ऑप्शन हो जाएगा भाई यहाँ पर। ओके, इस तरीके से इसको सोल्व करना था हमको। आगे बढ़ते हैं, एक और पैसेज है 11 और 12, ठीक है। तो यहाँ पर f(x) दिया हुआ है, डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, इसमें कहीं डिटरमिनेंट का सम लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर इसमें कहीं g(x) लिखा हुआ है, हाँ, g(x) इज ए पोलिनोमियल फंक्शन m = 0 से 1 f(x) का इंटीग्रेशन, ओके, इज मिनिमम, ठीक है, तो m को मिनिमम भी करना है, तो m का वैल्यू पूछ रहा है ना। ओके, तो पहले तो f(x) तो मिले, है ना, तभी तो m आएगा। तो f(x) कैसे मिलेगा, इन डिटरमिनेंट को सोल्व करके। अब डिटरमिनेंट को सोल्व करना बड़ा भारी काम हो जाएगा, 3 3 डिटरमिनेंट को सोल्व करना ना, बहुत टाइम लग जाएगा। हो तो जाएगा पर टाइम लगेगा। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी से कुछ बनाना चाहिए वही यहाँ पर, हाँ, लग रहा है 3 3 डिटरमिनेंट तभी दिया होगा। तो यहाँ पर देखो 9g² ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है,
तो ऐसा फील हो रहा है कि ये दो रो है ना, ये रो और ये रो, ये सेम बना सकते हैं हम, है ना? कैसे, देखो, ठीक है, यहाँ पर भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी बना सकते हैं, इसमें भी। अब वो थोड़ा ध्यान से देख लो कि क्या क्या चेंज करना पड़ेगा हमको। ठीक है, इस सेकंड डिटरमिनेंट में हम रो को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, रो को चेंज कर देंगे, इस वाले को यहाँ लेके आ जाओ, इस वाले कॉलम को, मतलब कॉलम को चेंज कर दो ताकि रो सेम बन जाए ना। R2 और R3 हमको सेम लाना है। ठीक है, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो कॉलम में चेंज कर दो। पहला ऑपरेशन तो लगाएंगे कि कॉलम थर्ड जो है उसको कॉलम 1 की जगह पर, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब लेकिन 9g² और 3gx माइनस एक्स स्क्वायर वो यहाँ पर है, तो एक बार फिर इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, क्योंकि जब हम एक बार जब इसको इंटरचेंज करेंगे ना, तो देखो ये टू एक्स स्क्वायर वन आ जाएगा, और टू एक्स स्क्वायर और वन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो सेम बन जाएगा मतलब। तो देखो चेंज कैसे करेंगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, किसी एक को तो जैसा जैसा है वैसा रख दो ताकि बाकी को उसी के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर पाएँ। 9g² x, 3gx माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 3, टू एक्स स्क्वायर 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो चेंज कर रहा हूँ, पहले तो इसको यहाँ पर, ठीक है, और फिर जो यहाँ पे जो आ जाएगा उसको यहाँ पर। ठीक है, तो जो थर्ड हमारा कॉलम होगा वो तो टू एक्स स्क्वायर और 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर 5 वाला जो है 5 9 g x स्क्वायर वो कॉलम 1 बनेगा, उसको कॉलम 2 में लिख देंगे, है ना। 5 9 g² x 3gx माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉलम 2 को कॉलम 1 में, यानी कि 4 2 x। ठीक है, अब देखो रो 2 और रो 3 सेम बन गए कि नहीं? बन गए, बिल्कुल बन गए। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाएंगे हम यहाँ पर डिटरमिनेंट का। ये प्लस थर्ड वाला डिटरमिनेंट में भी हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छा यहाँ पर देखो माइनस का माइनस साइन रहा, ऐसा कैसे आया? क्योंकि हमने इवन टाइम्स इंटरचेंज किया था कॉलम को, दो बार किया है ना, इस वजह से। अगर एक ही बार करते या फिर ओड टाइम करते तो एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है ना। बट यहाँ पे हमने इवन टाइम किया है, दो बार किया है, इसलिए वो माइनस ही रहेगा, है ना। -1 दो बार आ जाएगा, इसलिए प्लस हो गया, बट ऑलरेडी माइनस था इसलिए माइनस ही रहा। थर्ड वाले में क्या करना है, इसमें देखो पहले तो रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं कॉलम्स में, है ना। तो यहाँ पे 2x0 आया, 9 g x स्क्वायर, फिर 3 g x माइनस एक्स स्क्वायर -2 2x स्क्वायर 1 -1। ठीक है, अब हमको देखो चेंज करना है इसमें, है ना। तो इस वाले रो को आप R2 की जगह लिख दो तो सेम बन जाएगा, और फिर जो R1 आएगा उसको नीचे ले आना, यहाँ पर भी दो बार चेंज कर दो तो सेम टू सेम बन जाएगा दो बार चेंज करने पर। ठीक है, तो सेम टू सेम बन जाएगा, यानी कि क्या क्या क्या, क्या बनेगा बताओ। यहाँ पे आ जाएगा 2 और 9 g² x, ये 9 है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर, मतलब ये तो सेम है, और यहाँ ऊपर आ जाएगा 0 -2 -1। ओके, तो अब f(x) जो है इन तीनों का सम कर दो। तो देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 9 g x² x लिखा हुआ है, 2x² लिखा हुआ है, x 3gx माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1। जो चेंज होगा यहीं पे होगा, फर्स्ट रो में होगा। तो 5 - 4 + 0 1 आ जाएगा, 7 - 5 -2 यानी कि 0, फिर -2 -1 यानी कि फिर 0, और फर्स्ट रो में दो जीरो बन गए, यानी कि अब इसको अगर एक्सपेंड करोगे आप, तो फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंड कर देना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इसको इसको कर दो, तो आंसर आ जाएगा 9 g² x माइनस में 2x² इंटू 3gx, यानी कि 6x² gx, और फिर प्लस में 2x⁴ ये f(x) आ गया।
ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू मिल गया आपको। अब एम निकाल लेंगे इसके हेल्प से, तो निकालते हैं एम इक्वल टू हो जाएगा 0 से 1। इस एफ एक्स को ध्यान से देखो, कुछ बन रहा है लिखा हुआ है होल स्क्वायर में, है ना, क्योंकि हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर 3gx माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बचेगा क्या x⁴, ठीक है, और ये लिख दिया हमने dx। अब देखो दो इवन फंक्शंस का सम लिखा हुआ है ना, इवन फंक्शन भी और पॉजिटिव फंक्शंस भी, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सॉरी इवन तो आप बोल नहीं पाएंगे जब तक जीएक्स पता नहीं है, बट हाँ इतना हम बोल सकते हैं कि दो पॉजिटिव फंक्शंस का जो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे उनका सम लिखा हुआ है। और 0 से 1 में अगर पॉजिटिव रहेंगे या किसी भी इंटरवल में पॉजिटिव रहेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा। तो कम कब होगा, जब कोई ना कोई जीरो हो जाए। तो x4 तो x0 करने पे होगा, बट x0 है नहीं, x0 से 1 तक वेरी कर रहा है, तो फिर gx को आप क्या कर दो, मतलब 3gx माइनस एक्स स्क्वायर को जीरो कर दो, यानी कि gx बना दो x² by 3, है ना। भाई gx अगर x² by 3 एक ऐसा फंक्शन बन गया तो फिर ये फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है, ठीक है, वो जीरो हो जाएगा। मिनिमम तो जीरो ही हो सकता है, नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर है ना, ये देखो स्क्वायर है, ठीक है। तो अब m इतना बच जाएगा, मतलब इसको मिनिमम करने के लिए अब m मिनिमम है, जो अब m जो हमको मिल रहा है यहाँ पर वो मिनिमम वाला मिल रहा है, ठीक है। और उसने m का मिनिमम वैल्यू भी पूछा था, ठीक है। तो 0 से 1 x⁴dx, कि मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है हमको नहीं पता, बट मिनिमम हो जाएगा यहाँ से x⁴ लिमिट 0 से 1 लगाओगे तो 1/5 आ जाएगा, है ना, ये ऑप्शन। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में पहले तो एक करेक्शन कर लेना, ये जो x है इसकी जगह पर t कर लो आप, है ना, ठीक है। और अब इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये पूछता है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 5 वेयर 5x इतना। तो 5 जो 5x लिखा है इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जानते हो क्या होता है, जब उसका कनकेविटी चेंज होता है ना, उसी उसी को ही हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब कॉनकेव अपवर्ड या डाउनवर्ड से चेंज होता है, अगर अपवर्ड है तो डाउनवर्ड हो जाए उस पॉइंट पे, या डाउनवर्ड हो तो अपवर्ड हो जाए, है ना, मतलब कि इस टाइप का कुछ, जैसे कि कोई कर्व इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो वो ऐसे मुड़ गया, ठीक है, ऐसे ऐसे मुड़ गया, मतलब अब इस पॉइंट को हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना, या इस पॉइंट को बोल देंगे, एक मिनट, ठीक है, क्योंकि पहले ये ऐसा था अपवर्ड था, अब डाउनवर्ड हो गया, है ना, बात समझ में आ रही है, बस ऐसे होता है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इस पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि डबल डेरिवेटिव जो होता है ना उसका, यानी कि यहाँ पर 5 डेज है, उसको जीरो कर देते हैं, जो एक्स मिलेगा, ठीक है। तो कनकेविटी चेंज कब होता है, जब डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाए, सिंपल सा लॉजिक है। तो g(y) तो हमको मिल ही गया यहाँ पर, कितना है, x² by 3, ठीक है। तो 5 लिखते हैं, 0 से x, फिर 0 से t, g(y) को लिख सकते हो, या g(y) को इंटीग्रेट ही कर दो, ऐसा करो, ठीक है। g(y) को इंटीग्रेट ही कर दिया, और मतलब g(dy) है ना, एक मिनट पहले g(y) लिख दो। तो g(y) लिखा तो यहाँ पर आ जाएगा y² / 3, फिर d(y), फिर माइनस, ठीक है, और e⁻t माइनस e⁻−t, और फिर इस पूरे का dt, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा कि 0 से x, ठीक है, और y⁻³ आ जाएगा, तो y⁻³ यानी कि 9, ठीक है। लिमिट 0 से t लगा देंगे, तो 0 से t लगाओगे तो डायरेक्ट टी पुट कर दो ना, क्या दिक्कत है ना, टी पुट कर देते हैं, बट भाई लिमिट तो लगाना पड़ेगा हमको। तो 0 से t लगा दिया तो टी टी आ जाएगा, जीरो पुट करके तो लोअर लिमिट में तो जीरो हो ही जाएगा,
ये माइनस ई पावर टी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई पावर में माइनस टी, और ये डी टी आ गया। ओके, कितना क्लियर है? अब ये आया फाइव ऑफ एक्स। अब यहाँ पर यूज कर लो आप लेबनिज रूल, ठीक है, मतलब इसको डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, फाइव डेज ऑफ एक्स, ठीक है। लेबनिज रूल क्या होता है और इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने लेक्चर बनाया था एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज में बहुत पहले। मैं उसका लिंक डाल दूंगा, अगर किसी को बच्चे को अगर समझने में कोई दिक्कत है इस लेबनिज रूल के बारे में या समझना चाहता है कोई, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। चैलेंजिंग प्रॉब्लम एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, बट 1 to 10 या 1 to 15 के बीच में कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम था, चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज का क्वेश्चन, जहाँ पे हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, है ना। क्योंकि जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो लेबनिज रूल का हाफ पार्ट यूज कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कंप्लीट वाला भी बताया गया था, वो कब यूज होता है, ये कब यूज होता है, सब कुछ बताया गया था, ठीक है। तो अभी तो इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने फाइव डेज ऑफ एक्स। उसमें क्या करते हैं कि इसको एक्स लिख दिया हमने टी की जगह पर, एक्स क्यूब बाई 9 आ जाएगा, फिर माइनस ई पावर एक्स, फिर माइनस ई पावर में, फिर प्लस में ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। टी की जगह एक्स लिख दिया और कुछ नहीं किया। फिर एक्स का डेरिवेटिव करते हैं जो कि वन हो ही जाएगा मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई करके इस पूरे को मल्टीप्लाई करके एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। फिर जीरो रख दो और जीरो का डेरिवेटिव जो कि कंप्लीट जीरो हो जाएगा, माइनस लगा करके फिर इसका डबल डेरिवेटिव लिखा हमने, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस ई पावर मैक्स माइनस ई माइनस एक्स, ठीक है। डबल डेरिवेटिव को हमको करना है जीरो, किसके लिए? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए। तो इसको अगर जीरो करोगे तो आप एक्स स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, इन ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। 0 1 2 3, चार ऑप्शन है हमारे पास। तो इसका अगर ग्राफ बनाए तो हमको पता है कि ये जो ग्राफ है ना, ये वाला, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ई पावर एक्स प्लस वन वन अपॉन ई पावर एक्स, ठीक है। यानी कि हमेशा जो है ये रहेगा बड़ा किससे? 2 से, ठीक है। मतलब एक्स इक्वल टू का जीरो पुट कर दोगे तो ये आपको 2 दे देगा, यानी कि इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। और बात करें एक्स स्क्वायर बाई 3 का, तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ही ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज करता है, तो ये हमेशा इस तरह से चलेगा, और मतलब थोड़ा जो है ऊपर खुलेगा कम, विद कंपेयर टू एक्स स्क्वायर बाई 3 के कंपेयर में बात कर रहा हूँ मैं। तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा इन दोनों ग्राफ्स का, तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन भी नहीं होगा, यहाँ से एक्स का कोई वैल्यू मिला ही नहीं आपको, तो पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा? इक्वल टू जीरो आ जाएगा, है ना। क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो जीरो मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना था, ये हमने कैलकुलस भी यहाँ पर यूज़ कर लिया है इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ये देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि नो सॉल्यूशन, ठीक है, कि आपने इसको सोल्व किया इक्वेशंस को और आपको सॉल्यूशन ही ना मिले, तब होता है सिस्टम इनकंसिस्टेंट। कभी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस भी मिलता है, उसको तो कंसिस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है ना। यूनिक सॉल्यूशन वाला भी कॉन्सेप्ट वो होता है, केस आता है, उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब हम इसको डिटरमिनेंट या क्रेमर रूल से सोल्व करते हैं, तो एक्स जैसे आ जाता है कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा, और जेड आ जाता है डेल्टा जेड डिवाइड बाई डेल्टा। कुछ जगह इसको डी से लिख देते हैं, कुछ जगह डेल्टा से लिख देते हैं, बट आप समझ जाओगे यहाँ पर कि डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, ठीक है। मतलब डेल्टा का मतलब तो क्या हो जाएगा, जो तीनों इक्वेशंस के एक्स वाई, जो एक्स वाई जेड या फिर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर एक्स वन एक्स टू और इसको एक्स थ्री ले लेना, ठीक है। तो जो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लिखा हुआ है उन सब के कोफिशिएंट को मिलकर के जो डिटरमिनेंट बनता है उसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा एक्स का क्या मतलब है कि जो एक्स वाले एलिमेंट है उसको इससे रिप्लेस कर दो। डेल्टा वाई का मतलब
इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा अगर निकालें, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि डेल्टा तो पहली बात तो नॉट जीरो होना ही चाहिए, सॉरी जीरो हो जाना चाहिए ना, डेल्टा जीरो हो जाना चाहिए। बट तीनों में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो हो गया, ठीक है, तो नो सॉल्यूशन मिलता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तीनों अगर जीरो हो गए तो वहां पर मिलता है इनफैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेल्टा जीरो कर दो, वहां से जो लेमडा मिलेगा उसके लिए हम बोल देंगे कि नो सॉल्यूशन लेमडा के लिए। बट ध्यान ये रखना है कि उन तीनों में से तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, अ, उस डेल्टा के लिए मतलब तीनों में से कोई भी एक जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो तीनों के तीनों जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन प्लस लेमडा, वन 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 प्लस लेमडा, वन 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 प्लस लेमडा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे हम, और इसको सोल्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, R3 - R2 कर दो, ठीक है। तो वैसा करने से डेल्टा बन जाएगा हमारा वन प्लस लेमडा, वन 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 प्लस लेमडा। अच्छा, यहाँ पर भी ऐसा करो, R2 - R1 भी कर दो साथ के साथ में, सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर तो माइनस लेमडा आ जाएगा, और यहाँ पर लेमडा बचेगा ओनली, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो माइनस लेमडा, और यहाँ पर लेमडा। इसको एक्सपेंड कर दो, फर्स्ट फर्स्ट रो के अकॉर्ड अलोंग, तो डेल्टा इक्वल टू वन प्लस लेमडा, ठीक है। लेमडा स्क्वायर माइनस जीरो, फिर माइनस वन, फर्स्ट कॉलम का अलोंग करो यार, क्योंकि इसमें जीरो है, प्लस लेमडा जाएगा, और ये आ जाएगा लेमडा प्लस लेमडा, ठीक है। ओके, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर रहे हैं, तो एक तो लेमडा यहाँ से कॉमन मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो लेमडा अगर कॉमन निकाल लिया तो और क्या क्या बचेगा, ये बच जाएगा लेमडा स्क्वायर, कॉमन निकालो, लेमडा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वन प्लस लेमडा बचेगा, और प्लस टू बचेगा, यानी कि लेमडा और लेमडा प्लस थ्री, तीन फैक्टर आ गए, तो दो फैक्टर आ गए। और लेमडा की वैल्यू दो दो पॉसिबल है यहाँ पर, एक तो जीरो भी हो सकता है, और लेमडा इक्वल टू माइनस थ्री भी हो सकता है। बट अब देखना ये है कि कोई भी एक वैल्यू के लिए अगर तीनों के तीनों अगर जीरो हो गए ना, तो फिर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में पहुंच जाएगा, जो कि लेमडा इक्वल टू जीरो के लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेमडा इक्वल टू जीरो पुट करोगे ना, तो हर बार कोई ना कोई दो कॉलम तो आइडेंटिकल आएंगे ही आएंगे, है ना। जैसे कि अगर आप जब डेल्टा x1 निकालोगे, उस केस में यहाँ पर तो वन जीरो जीरो आ जाएगा, है ना, लेमडा जीरो करने पर, और ये वन 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 बनेगा, ठीक है। और इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा, क्योंकि इसमें कॉलम टू और कॉलम थ्री आइडेंटिकल है ना, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। सिमिलरली डेल्टा x2 एंड डेल्टा x3 ऑल्सो जीरो फॉर लेमडा इक्वल टू जीरो। तो लेमडा का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, लेमडा कितना आएगा, ओनली माइनस थ्री आएगा, तो यानी कि एक ही वैल्यू पॉसिबल है ना। मतलब बच्चे क्या करते बहुत बार कि लेमडा जीरो आया, लेमडा माइनस थ्री भी आ गया, डायरेक्ट जो है टू लिख दो, दो वैल्यू मिल गई, जिसके लिए सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। नहीं, इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि नो सॉल्यूशन, इनफैक्ट मैंने सॉल्यूशंस भी मिलता है ना हमको, तो वो वाला केस हटाना पड़ेगा। लेमडा जीरो के लिए मिलेगा, लेमडा माइनस थ्री के लिए नहीं मिलेगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ओनली जो है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए वन आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू मतलब लेमडा की नंबर ऑफ वैल्यूज वन आ गई, ठीक है।
लास्ट सवाल इस लेक्चर का, क्या और कोई भी सवाल है इसके बाद में? अच्छा, 2 सवाल बाकी है अभी तो, ठीक है। ये सवाल देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 10, ठीक है, और सच दैट वाई जेड हैव 1 and 0 एट द यूनिट प्लेस, ओके। और डेल्टा दे रखा है आपको, एक डिटरमिनेंट दे रखा है, और ये डेल्टा प्लस 1 जो है उसको डिवाइड कर सकते हैं 10 से, ठीक है, कंप्लीट डिविजिबल बाई 10 है। तो फिर लिखा है कि डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ एक्स, तो डेल्टा फाइंड आउट कर लो यार, डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो जो लास्ट वाला है उसके अलोंग एक्सपेंड कर दो इसको, लास्ट वाला है कॉलम के, कॉलम थर्ड के अलोंग, तो 1, और फिर आ जाएगा y माइनस 0, -1, ठीक है, यहाँ आ जाएगा x माइनस 4z, बस इतना आएगा, और डेल्टा विल बी y प्लस 4z माइनस x, ठीक है। अब इसने बोला है कि एक्स वाई जेड तीनों के तीनों 10 से बड़े नंबर है ना, ग्रेटर देन 10 है ना, और पॉजिटिव इंटीजर्स है, 10 से बड़े, 10 से बड़े होने चाहिए, ग्रेटर देन 10, और y और z का लास्ट डिजिट 1 और 0 है, तो y जो है उसको हम लिख सकते हैं 10 टाइम्स +1, ठीक है, और z तो कंप्लीट 10 का मल्टीपल आ जाएगा, है ना, ओके, लिख सकते हैं ऐसा। x के बारे में पता नहीं है अभी हमको ना, अच्छा ऐसा करो, लेमडा +1 भी लिख दो, +1 भी कर दिया, क्योंकि सॉरी लेमडा नहीं, डेल्टा, क्योंकि डेल्टा +1 का ही बारे में पूछ रहा है, तो +1 हमने कर दिया यहाँ पर, और ये 10a+1 आ जाएगा, फिर प्लस, ठीक है, वाई का वैल्यू रखा है अभी तो मैंने, फिर 4z यानी कि 40b आ जाएगा, एक्स के बारे में पता नहीं अभी, ठीक है, और +1 जो हमने किया था वो आ गया, ठीक है। तो ये दोनों तो 10 के मल्टीपल आ जाएंगे, तो इसकी जगह मैं कुछ 10 टाइम्स ऑफ के लिख देता हूँ, इन दोनों को ऐड करके, +2 लिख दिया, और -x लिख दिया। अब जो डेल्टा +1 आया, ये कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए इससे 10 से, तो x का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, फिर 10 से डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए आप ऐसा करो, एक्स का जो यूनिट डिजिट है वो ऐसा कर लो कि 2 रख लो आप, तभी तो हो पाएगा, क्योंकि जैसे एक्स का वैल्यू अगर 42 हो गया, तो सपोज करो 42 हुआ, और ये 2 लिखा हुआ है, तो -40 हो जाएगा, और 10 के -40 दोनों के दोनों किससे डिवाइड हो जाएगा, 10 से, ठीक है, कंप्लीट डिविजिबल बाई 10 है, ठीक है, ओके। तो एक्स का जो एंड डिजिट है वो 2 हो जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक्स का वैल्यू 42 ही हो, 12, 32, 42, 52 कुछ भी हो सकता है, 10 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, बट हमको तो एंड डिजिट या यूनिट डिजिट पूछा था, एंड डिजिट ऑफ एक्स, वो कितना आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा, इस तरीके से उसको सोल्व करना था, यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का फंक्शन का सवाल है ये, और लिखा हुआ है कि एफ एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है, फंक्शन का भी इसमें यूज हो रहा है, और लिखा हुआ है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एफ एक्स सेटिस्फाई करता है, एफ एक्स पीरियोडिक है, पीरियड भी दिया हुआ है 7, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा का मॉड, ओके। तो इसको सोल्व कर लो यार, और तो क्या करेंगे, सोल्व किया है इसको, तो एफ एक्स +1, ये आ जाएगा कितना, 2 लेमडा +15, फिर -f(x+8) लेमडा +10 आ जाएगा, और फिर +f(x+1), ये आ जाएगा 3 - 4 यानी कि -1 इक्वल टू 0, f(x1) 2 बार है, ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, 2 लेमडा +15 -1, तो 2 लेमडा +14 बन जाएगा ये, और इक्वल टू f(x+8)
लैम्डा प्लस 10, ठीक है। एफ एक्स प्लस 8। अच्छा एक काम करो, इसका पीरियड कितना था, 7 था, है ना, ये बोला उसने। तो पीरियड अगर 7 है तो ऐसा मिलना चाहिए ना हमको कि एक्स प्लस 7 इक्वल टू एफ एक्स मिलना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या करो, ये हमको मिलना चाहिए। तो हमने ये किया कि एक्स प्लस 1 को कुछ पुट कर दिया, एक्स प्लस 1 को जैसे ही रख दो आप, तो ये एफ ऑफ टी हो गया यहाँ पर, ठीक है। इक्वल टू एक्स प्लस 1 को टी लिखा तो टी प्लस 7 बन जाएगा ये। साथ में जो लेमडा प्लस 10 लिखा हुआ है इसके डिवाइड में डाल दो आप इसको, टू लेमडा प्लस 14 को। तो अगर इसका पीरियड 7 है तो यहाँ से इसको कंपेयर कर दो आप। कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, लेमडा प्लस 10 डिवाइड बाई 2 लेमडा प्लस 14। ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और 1 अगर होना चाहिए तो यहाँ से लेमडा कितना मिल जाएगा आपको, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा -4, है ना। सही लिखा है ये, बिल्कुल सही है। तो लेमडा कितना, लेमडा का मोड कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया 4। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, ठीक है। तो आई होप कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने इस लेक्चर से, क्योंकि हमने इसमें फंक्शन भी ले लिया, इंटीग्रेशन भी ले लिया, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन भी ले लिया था, एवडी भी ले लिया, ये डिविजिबिलिटी वाला फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स भी ले लिया, है ना। तो कोशिश भी यही रहती है कि ग्राफ वगैरह भी आ गया इसमें, कैलकुलस का यूज हो गया, और जीपी वगैरह आ गया इसमें, है ना। जीपी भी आ गया, यहाँ प्रोबेबिलिटी यूज किया है हमने, ठीक है। तो कोशिश ये है कि एक ही चैप्टर के थ्रू, ये नहीं कि उसी चैप्टर के क्वेश्चन दे दिया जाए ना, बहुत सारे चैप्टर्स को कवर किया गया है ना, यही मकसद भी है, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएँ, ठीक है। तो इस लेक्चर में भी इतना ही। अगला लेक्चर आएगा हमारा स्ट्रेट लाइन पर, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए आप इस सीरीज़ को। और ठीक है, अगर अच्छी लगे तो मतलब यूज़फुल लगे आपको तो ज़रूर फॉलो करना, शेयर करना आपके जैसे स्टूडेंट को, ताकि अगर उनको भी आपको लिए यूज़फुल है तो उनके लिए भी यूज़फुल होगी ज़रूर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही।